बारे में 10 मिनट, 5 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा का कोई मतलब नहीं। संविधान सभा की पूरी बहस है इसमें शामिल रहे हैं। इतनी मोटी किताब है, इतनी ऊंची किताब है। जब देखा उन किताबों को तो मैं दंग रह गया। मैं सोचा लाख रुपए से ज़्यादा मिलेगी तो लाइब्रेरी में रखना उसको ला। इतनी लंबी बहस है, 2 साल 11 महीने 18 दिन की बहस है, तो कोई साधारण बात नहीं है। और उस दौर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाना भी कोई साधारण बात नहीं थी। मैं एक छोटी सी घटना बता दूँ। हम गए थे एक बार रात में, तो रात को 12 बज रहा था, 1 बज रहा था, और सब लोग अपने काम में लगे। मैं बैठा था, कौड़ा ताप रहा था, जाड़े का दिन था। एक बूढ़ऊ बैठे थे, तो मैं पूछा किसका घर है, सब खंडर पड़ा है चारों तरफ। कहने जय बहादुर सिंह का घर है। जय बहादुर सिंह घर में सुन के चौंक गया। उनका ये सब तो उन्होंने कहा कि 400 बीघे जमींदारी बिकी थी जब कैम्ब्रिज पढ़ने गए, आज़ादी के पहले बाद 400 बीघे जमींदारी बिकी थी तो कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे। जय बहादुर सिंह बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे, नेहरू जी के ज़माने में। वो प्रोफेसर है, अर्थशास्त्री, बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। तो कोलंबिया जाना कोई सामान्य बात का मैंने आश्चर्य की बात है, अम्बेडकर साहब का कोलंबिया जाना। तो जो कहीं से अप्रोच रहा है या सपोर्ट रहा है, किसी आदमी ने उनकी विद्वता पर ही सपोर्ट किया हुआ, ठीक है आप स्कॉलरशिप देते हैं, बड़ौदा स्टेट ने स्कॉलरशिप दिया था गैस। फिर इतनी बड़ी डिग्री लेना बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। लेकिन सारी बातें आई हैं। हमारे भाई जी ने सब बात कही, राजेश जी ने काफ़ी बात की, शाहिद जी ने, विमता जी ने बात की, और हमारे श्री राम जी तो लगातार आंदोलन में रहते ही हैं, श्री ऋषिकेश जी हैं, और समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथी हैं। अभी हम लोग कार्यक्रम में गए थे। हाँ, तो लगातार कार्यक्रम चलता है। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई ये से जुड़े हुए हैं। हमारा इनका कुछ बिंदुओं पर बातचीत चलती रहती है टेलीफोनिक। तो हम कहते भाई कभी आइए, 2 दिन रुकिए, कहीं खाना बनाए खाया जाएगा और बातचीत होगी, लंबी बातचीत। कन्फ्यूजन पैदा हुआ, इसको समझना चाहिए हम लोगों को। अम्बेडकर साहब सबसे पहले लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, मजदूर संगठन बनाया था उन्होंने सबसे पहले। एक बात भारत में थोड़ा अलग तरह की है जो दूसरे देशों में अलग है। भारत में एक जाति है जो अनुसूचित जात तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अनुसूचित जाति में भी वो जाति है, वो जिसको गांव की भाषा में हम सबको कह नहीं सकते हैं। वो सब बहुत अकवाड़ लगता है कहने में, आज की तारीख में सभ्यता के खिलाफ है। वो जाति पूरे देश में भूमिहीन रही है, उसके पास धरती नहीं रही, उसके पास इतने बड़े भूभाग पर उसके पास कदम रखने की जमीन नहीं थी। उस जाति के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। हम जब दूसरे तरह से कहेंगे, उसको मार्क्स की भाषा में कहेंगे, लेनिन की भाषा में कहेंगे, या कम्युनिज्म की भाषा में जब कहेंगे, तो वर्ग सर्वहारा था। लेकिन सर्वहारा के बारे में जो स्टालिन कहते हैं राय जी, कि जब तक वो सर्वहारा अपने को महसूस न करता, एहसास न उसको कि मैं सर्वहारा हूँ, तब तक वो सर्वहारा नहीं। लेकिन उससे भारत में मजदूर भी नहीं था। मजदूर की जो उत्पत्ति होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ होती है। तो क्या था, वो गरीब था। क्या है, वो दलित भी नहीं था, दलित शब्द बाद में आया है, तब में दलित नहीं था। वो बधुआ था, 2 बीघा जमीन दिया, वो काम कर रहा है, पूरा घर काम कर रहा है, जितने घंटा चाहिए काम करता रहेगा। सजाएं भी कोई सरकार नहीं तय करती थी, कोई अफसर नहीं तय करता था। सजाएं भी वो सामंत ही तय करता था कौन सी सजा देनी। उसकी कोई अपील भी नहीं थी, किसी न्यायालय में अपील कर ले उसकी। तो जिस वर्ग की वो बात कर रहे थे, कंप्लीट वो सर्वहारा वर्ग था। आज की तारीख में कहा जाए वो लेबर क्लास था कंप्लीट, जिसका जो आश्रय था वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी थी। मजदूर भी नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि मुद्रा विनिमय नहीं था, वस्त्र विनिमय था, श्रम का मूल्यांकन नहीं था। वो पहली बार मार्क्स के बाद आने के बाद श्रम का मूल्यांकन होता है। पहली बार दुनिया में अर्थशास्त्र में पहली बार श्रम का मूल्यांकन मार्क्स के आने के बाद होता है। तो श्रम का मूल्यांकन भी नहीं था,
क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। ये सारी परिस्थितियों का में ला करके और अम्बेडकर जी को जब खड़ा करते हैं तो साफ साफ दिखता है कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कहीं से नहीं लड़ रहे। और धीरे धीरे जब लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और पूरी लड़ाई को लड़ते चले जाते हैं, जैसा अभी हमारे साथी ने संजय जी ने एक सवाल उठाया कि विलम्ब हो गया है इस सवाल पर। एक्चुअल में हम कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं, विलम्ब भी नहीं है। हम हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं जो पीड़ित वर्ग है या उनका हक छीना जा रहा। भारत का संविधान कोई सामाजिक न्याय का संविधान नहीं है, यदि अम्बेडकर साहब ने उसको लिपिबद्ध किया है। पूरी बहस में वो सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि सबके मौलिक अधिकार हैं, सबके पास मौलिक अधिकार बराबर हैं, उसमें थोड़ी भी कमी बेसी नहीं है। यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई होती तो उस मौलिक अधिकारों में कमी बेसी की गई, अवसर दिया गया, क्योंकि भारतीय संविधान में सबको समान अवसर की बात कही गई है। धारा 21 या 20 या 14 होगा जो भी होगा, धारा देख लीजिएगा उसको, समान अवसर की बात की गई। अब यह सवाल यह भी होता है, हम अपने को सामंत मान लें आज की तारीख में, क्या मेरा बेटा गलगोटिया में पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। यहाँ कम से कम 20 लाख फीस है, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं। हमारे एक मित्र गए हैं अभी लखनऊ से श्री राम यूनिवर्सिटी से गए हैं, गलगोटिया में फोन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसमें राइट ऑफ एजुकेशन नहीं है ना, कुछ नहीं लागू होता। और मैं एक घटना बता रहा हूँ, हमारे साथी राजेश जी को मालूम है, हमारे साथी 20% लड़के जो है निचले वर्ग से गरीबों को लिए जाएंगे। अरे सिटी मॉन्टेसरी में नहीं मैं है। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर संदीप पांडे मैक्से से पुरस्कार देता है, हमारे साथी हैं। हम लोग एक हफ्ता गांधी के मूर्ति प्रतिमा पर धरना दिए, उस राइट टू एजुकेशन को लागू करने के लिए सिटी मॉन्टेसरी में, लखनऊ पब्लिक स्कूल में। नहीं, और एक हफ्ता बाद गांधी जो है उनके घर पर आ जाता है, जगदीश गांधी ब्रीफकेस लिया, छोटी गाड़ी लिए, 1 घंटा बात करता है, 1 घंटा। कहा मिस्टर पांडे, एक एडमिशन नहीं लूंगा क्योंकि मेरे आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, मैं अपने स्कूल का लेवल नहीं कम गिरा सकता, आप जहां भी चले जाइए। और कलेक्टर ने जब गांधी को बुलाया, कहा कि आप अखिलेश जी से बात कर लीजिए। गांधी ने कहा आप अखिलेश से बात करो, मुख्यमंत्री अखिलेश, कलेक्टर से गांधी से अखिलेश से बात करो। एक एडमिशन नहीं लिया। हम लोगों ने कहा आप कम से कम प्रतीकात्मक एक एडमिशन ले लीजिए कि राइट टू एजुकेशन यहाँ लागू है। कहा एक नहीं लेंगे, जो बनाना हो बना लीजिए। और उठ कर चला, 1 घंटे बाद के बाद उठ चला गया, मेरे सामने किया। एलपीएस में नहीं लागू है, जबकि भारत सरकार ने कानून राइट टू एजुकेशन बनाया। वो राइट टू एजुकेशन पड़ोसी स्कूल में ही बच्चा पढ़ेगा, राइट टू पड़ोसी स्कूल में पढ़ेगा। और पड़ोसी स्कूल अमेरिका में लागू है, वो इंग्लैंड में लागू है, वो फ्रांस और जर्मनी में लागू है, तो वो भारत में नहीं लागू है। साहब यहाँ भी तो सरकार नहीं, और ये सरकार 20% गरीबों नहीं, बिल्कुल लिखा है, ऑन पेपर लिखा है, राइट टू एजुकेशन लिखा है, लेकिन व्यवहार में कहीं नहीं। 25% वो कागज में चलता है, लेकिन कहीं भी ये देखना चाहिए कि वो अवसर जो मिलना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है, समान अवसर समान अधिकार। मैं एक बार आंदोलन चलाया गांव बनाम शहर। आज भी गांव के बच्चे, वो चाहे सामंतों के बच्चे, 100 एकड़ जोता हो तो क्या है, आज भी गांव के परिवेश में पैदा हुआ बच्चा पूर्णांक में सिविल सर्विस में नहीं है। ये भारत सरकार का डेटा है कि 1% और ही 1% गांव के परिवेश में, गांव में पैदा हुआ हो, गांव में पढ़ करके वो सिविल सर्विस नहीं। ये अवसर की बात है, जिसकी बात संविधान करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसको अवसर मिलना चाहिए, और वो जो मौलिक बात है वो रिजर्वेशन है। इसीलिए उस एक्सटेंशन करने की बात बार बार होती है। अंबेडकर साहब उस रिजर्वेशन के परमानेंट हिमायती नहीं, लेकिन क्या वो परिस्थितियां बन गई आज की तारीख में। मैं कहता हूं भाई, 50% गांव के बच्चे, दलित के बच्चे हो, गरीब के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, मजदूर के बच्चे हो, 50% कम से कम ऐसा मौका दे दो कि इनको पेपर 50% दो, जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं 50% उनको दो, ताकि वो शहर में पढ़ते हैं
उनके सिलेबस अलग करो, मेरे सिलेबस अलग करो, या तो मेरे लिए सुविधा दो। ये अवसर हमारे पास गांव में पढ़ने वाले बच्चों के पास नहीं। ये अवसर जो जो संविधान कहता है समान अवसर समान अधिकार, तो क्या परीक्षा में बैठा देने से समान अधिकार मिल गया या समान अवसर मिल गया? ये दो चीजें अगर उसको नहीं मिली है तो उसको अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। वो अवसर यही है कि उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, रिसोर्सेज उसको देनी चाहिए। अब सवाल उठता है, दो दुनिया के बड़े थाट वाले हुए हैं, एक डार्विन हुए हैं, एक मेंडल हुए हैं। मेंडल कहते हैं राजा का लड़का राजा होगा, जिन्स करप्ट हो गया तो राजा का लड़का दरिद्र हो जाएगा, विद्वान का लड़का मूर्ख हो जाएगा। डार्विन कहते हैं, डार्विन मार्क्स के परम मित्र थे और डार्विन 7 साल मार्क्स से बड़े थे। मार्क्स के टेबल पर डार्विन के फोटो रहते थे परमानेंट, परम मित्र थे। डार्विन कहते हैं रिसोर्सेज सबको बराबर दीजिए ताकि सबके अंदर ग्रोथ बराबर हो। यह सवाल सिर्फ इतना सा है, जो संविधान कहता है, मैं अलग से नहीं कह रहा हूं, और कहीं से संविधान सामाजिक न्याय की लड़ाई का नहीं संविधान है। संविधान बिल्कुल बराबरी का सवाल है। मौलिक अधिकार हो या मूल अधिकार हो या वोटिंग राइट हो या जो कुछ भी है धरती पर मनुष्य के लिए, और मनुष्य मनुष्य का शोषण करे, ये भारतीय संविधान नहीं कहता है। अब मार्क्स भी कहते हैं कि मनुष्य का मनुष्य शोषण क्यों करेगा, मनुष्य मनुष्य को शासित क्यों करेगा? एक लंबा स्टेज है जाने का। तो मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। ये सवाल है। अंबेडकर साहब ने जो बात कही, ईमानदारी की बात है कि जब वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो लेबर कंप्लीट सरभारा वर्ग है, जिसके पास जमीन का है ही नहीं, कदम रखने की जमीन नहीं है, श्रम ही देता है, जिसका सही सही मूल्यांकन 1844 में मार्क्स करते हैं, और 1848 में जो घोषणा पत्र लिखते हैं तो बात स्पष्ट करते हैं कि सरभारा क्लास है, जिसकी बात अम्बेडकर साहब करते हैं। और अम्बेडकर साहब जाते जाते दुनिया के देख लीजिए, बुद्ध हो, अम्बेडकर हो, हमारे देश में भगत सिंह हैं, बिफोर हो गए, क्या नाम है कि आपके सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो, गांधी हो। हर व्यक्ति नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि ज्ञान जिसको हो जाएगा वो ईश्वर को नहीं मानेगा, क्योंकि लड़ाई उसकी ईश्वर से ही है। क्योंकि आदमी को गरीब और विभाजन, जो सामाजिक विभाजन किया गया है, उसके बीच में ईश्वर ही है जो बंटवारा कराता है। इस भेद को जो जान गया दुनिया का आदमी, वो नहीं मानता। जो नहीं मानता है, जो लड़ा हुआ है, नहीं डरता है, उसके अंदर नहीं ज्ञान है, नहीं एजुकेशन उसको मिली ठीक से, कैसे रखा, किन परिस्थितियों में रखा गया। सुभाष चंद्र बोस जाते जाते कम्युनिस्ट पार्टी बनाए ना, फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, फॉरवर्ड। अंबेडकर जी ने अभी परसों एक दिन पोस्ट डाला था कि अपने मित्र को लिखते हैं कि मैं तो भाई कम्युनिस्ट बनना चाहता हूं, जाते जाते। 1956 की बात है, 56 में तो चले ही गए। तो उसी समय की बात है, जाने से कुछ पहले, 2-4 महीना पहले की बात है। वो चिट्ठी छपी है। 2-4 महीना और जी गए होते तो देश की चीजें बदलती, बहुत से बदलती, बहुत सारी चीजें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो ज्ञान जिसके पास आ जाएगा, वो ताकत जिसके पास आ जाए। हमारे गीता में कहा गया है, कोई गीता ठीक से पढ़े, 18 योग में ज्ञान योग सबसे उत्कृष्ट है। और गीता कहती है कि जिसको ज्ञान हो गया उसको किसी को मुक्ति की आवश्यकता नहीं, उसको कोई मुक्त नहीं करेगा। ज्ञान स्वतः मुक्ति का साधन है। ये गीता में भी एक लाइन है, जो 18 ज्ञान योग है उसमें ज्ञान योग में कि किसी की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान योग में कि वो किसी को मुक्त करे, स्वतः मुक्त हो जाएगा। लड़ाई तो मुक्ति का ही है। मार्क्स बाबा हमारे कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लेबर क्लास ही दुनिया की मुक्ति का असली मार्ग है, असली मुक्तिदाता है लेबर क्लास। क्योंकि दुनिया का निर्माण श्रम से हुआ है, और श्रम और पूंजी के जो रिश्ते हैं, उन दोनों के रिश्ते को जो उससे उसका प्रतिफल है, जो उसका फल मिलेगा, सवाल सिर्फ इतना सा है कि मेहनत करने वाले के पास रहेगा कि लूटने वाले के पास रहेगा। एक लुटेरा वर्ग भी बैठा हुआ है, जिसको आज की तारीख में कारपोरेट कहते हैं, कल की तारीख में उसको बनिया कहते थे।
अब बनिया कहने से डर लगता है, क्योंकि जिनके पास 1 करोड़ का भी प्रॉपर्टी हो गई है अपने को पूंजीपति बूझने लगा। हाँ अब उद्योगपति कहा जा रहा है, कारपोरेट कहा जा रहा है। मैंने एक दिन पोस्ट में लिख दिया कि ईमानदार पूंजीपति हो ही नहीं सकता। यहूद ने कहा, हाँ हाँ दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री ने कहा ईमानदार पूंजीपति हो ही नहीं सकता। तो पूंजीपति कोई लड़का था, ईमानदार कोई भट्टा वट्टा चलाता होगा, लगा उसको लगा कि मैं करोड़पति हूँ, तो मैं धनी हो गया हूँ, पूंजीपति हो गया हूँ। कहा हम तो बड़ा अच्छा, मैं जानता नहीं कौन लड़का था, कि मैं तो जानता था कि आप बड़े अच्छे विद्वान आदमी हैं, आप तो जो है पूंजीपतियों को भी बेईमान कह रहे हैं। लिखा उसने। ये जो भ्रम की स्थिति है, वो छोटी मोटी पढ़ाई से तो कम उनके लिए काम तो नहीं चलेगा। देखिए दास साहब, बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इनका उपाय क्या है? इनके खिलाफ हम लिखेंगे उपाय नहीं, है आंदोलन नहीं करेंगे तो ये तो और मन नहीं, रास्ता सिर्फ एक ही है। हमेशा कभी भी वो रास्ता आंदोलन का है, प्रतिरोध का रास्ता है। जैसे आपने कह दिया कि अटैची लेके आया और कह दिया कि आप मेरिट नहीं घटाएंगे, हाँ, तो एक तरह से डिक्टेटर की भाषा हो हो गई। गया डिक्टेटर है। तो चाहे डिक्टेटरशिप हो, फासिज्म हो, पूंजीपति वर्ग का जो है का शोषण हो, या सामंत का शोषण रहा है, हमेशा से रास्ता आंदोलन का रहा है, प्रतिरोध का रहा है। और प्रतिरोधी ताकतें जब खड़ी हो जाती हैं, वही निदान मिलता है। कोई लिखा पढ़ी में कोई निदान नहीं। ठीक है, प्रोसेस में जाएगा। आज किसान को जो है जातियों में देखा जा रहा है, और डीएन झा की किताबें लिखते हैं ईसा पूर्व 300 में, काल ठीक कर लीजिए, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में पहली बार किसान पैदा होता है। 322 ईस्वी पूर्व में आए थे। 322 तो 322 ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जमीन दिया किसानों को कि आप जोतो और सरकार को जमीन अनाज दे दो, तुम खाओ, तो उसमें उसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया। शूद्र जो है मनुवाद से पहले का शूद्र है, मनुस्मृति से पहले का, वो किसान शूद्र की श्रेणी में कहा गया है। ये लिखा गया है, लिखा पढ़ी में है। और हमें तुम कहते हो तुम जाति हो गए हो। इसीलिए जब हम किसान लोग 12.5 महीना दिल्ली के बॉर्डर बैठे रहे, हमारी जमीन छीनी जा रही थी, जैसे डॉक्टर हरराम राय जी ने कहा कि हमारा अनाज भी लेंगे, मेरी जमीन भी लेंगे। और नया विपणन कानून जो बना दिया, 2-3 पूंजीपतियों को, कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है। उसमें अडानी को भी लाइसेंस मिला हुआ है। वही अनाज खरीदेगा। ये गांव से जो अनाज उठ के जा रहा है, वो अडानी के सैलों में जा रहा है, वो भारत सरकार के गोदाम में एफसीआई में नहीं जा रहा है, जाएगा। रास्ता इधर से बना निकाल दिया, इधर से नहीं तो इधर से रास्ता निकाल लेगा। क्योंकि जब गठजोड़ हो जाता है पूंजीवाद का और धर्म का, पूंजीपति वर्ग का धर्म का, एक्चुअल में फासिस्ट असली स्वरूप में आता है। क्योंकि तब धर्म जो है पूंजी की लठैती करता है, तो धर्म पूंजी की लठैती करता है। और किसी को ये बात कहने से बुरा लगता हो तो बात कहना ही चाहिए, क्योंकि आज के दौर में सच बोलने का दौर है। हो सकता है कल मेरी पत्नी भी नाराज हो जाए मुझसे, हो सकता है। क्या उसके डर से मैं सच बोल, मैं डर पे ही बैठा हुआ है। यदि कहीं भी हम असत्य बोलते हैं, सच नहीं कर रहे हैं, तो डर बैठा हुआ है। कहीं पत्नी का डर बैठा रहेगा, कहीं बेटे का डर बैठा रहेगा, कहीं पड़ोसी का डर बैठा रहेगा, कहीं पूंजीपति का डर बैठा हुआ है। भाई जब सत्य बोलेंगे तो शत्रु तो अनेक किस्म से आपके पास होंगे। लेकिन वो आप सत्य नहीं बोलेंगे इस परिस्थिति में, तो क्या आप समझते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बचेगा? ये यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएगी, सारी यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमी कर दी गई। और परसों चौथा की घटना, बड़ी घटना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मीबाई कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उस कॉलेज में वहाँ के जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हैं, वो दीवार पर गोबर लिप रही थी, कहती है शोध हो रहा है। और बाल्टी में गोबर रख करके एक चपरासी खड़ा है और गोबर लिप रही है, पूरा वीडियो वायरल हुआ। परसों जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके घर पर ऑफिस में पहुंच गए, कि हम लोग यहाँ शोध करने जा रहे हैं, क्या तो गोबर से लीपेंगे इसको। और वो चिल्ला रही हैं, और लीपा गोबर से वहां पर पूरा घर में। वो अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कोई वहाँ का यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है। और कहा भाई आपका जो बाथरूम का है, वो भी उसमें भी लीपेंगे। शोध हो रहा है। आप जो है क्लासरूम में गोबर से लीपेंगी, ये कहाँ की नैतिकता है? ये कहाँ का समझदारी है? क्या धर्म जो है उस गोबर में घुस जाएगा कि क्लासरूम में जो प्लास्टर हुआ है, जो सफाई हुआ है, इसमें वो लगा हुआ है, क्या नाम की पेंट लगा हुआ है, आप गोबर से लिप के रिसर्च करें?
ये सारी चीजें जो हो रहा है देश के अंदर, तो हम चुप रहेंगे तो मेरा बच्चा भी ढह जाएगा, मेरी जनरेशन समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अम्बेडकर साहब ने बहुत साफ कहा कि शिक्षित बनो। ब्रिटिश हुकूमत में पढ़ने की जगह तो थी, उन्होंने 2-4 स्कूल खोला होगा। आजादी के बाद तो पढ़ने की जगह थी, अब कह सकते थे पढ़ो, शिक्षित बनो। जब शिक्षित होने की जगह जो है बंद कर दी जाएगी, तब बच्चे को कहते रहिए पढ़ो। कैसे पढ़ेगा वो? पढ़ेगा कहाँ? क्या बच्चा स्कूल खोल लेगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मेरी जनरेशन को खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। 90% हम लोग जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पैसा जो है चंद पूंजीपतियों के पास जा, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोल लिए। और सोका यूनिवर्सिटी की फीस 48 लाख रुपया ग्रेजुएशन करने की, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी की फीस 3500 थी, और पता नहीं 5000 की 15 कितना हो गया है। मैंने भी 5-7 गुना बढ़ा है, ये भी बढ़ा है 5-7 गुना। वो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब सवाल गरीब का बच्चा पढ़ने का हो तो गरीब के बच्चे में दलित और सवर्ण कैसे देखेंगे? फीस तो दोनों की बराबर लग जाएगी वहां पर। कैसे रह के खाएगा? महंगाई बढ़ जाए तो कैसे उस शहर में रहेगा? मेरे गांव में तो उदाहरण दे आपको, अपने कहा भूमिहारों का गांव है। अच्छा 30-40 साल पहले देख लीजिए कितने लोग पढ़े थे? बहुत कम। तो कितने लोग पढ़े थे भूमिहार लोग? चाहे ठाकुर लोग कितने पढ़े थे? ये पकड़ी गांव ठाकुरों गांव है, कोई नहीं। अरे पढ़ ही नहीं सकते थे, इतनी जमीन भी नहीं थी, क्या पढ़ सकते थे? उनके पास संसाधन होने के बाद भी नहीं पढ़े। नहीं था ही नहीं संसाधन। जमीन तो जो मार्च में कटाई होती थी, और उसके बाद से अप्रैल अरे नहीं, मई, जून जाते जाते खत्म हो जाता था। हाँ जून तक तो कह सकते थे, भोजन कर सकते थे। ये जो भ्रामक प्रचार जो देश के अंदर हो गया है, सवर्ण उसमें फंस चुका है। सवर्ण उसमें फंस चुका है। अब मैं बता दूं आपको, वास्तविक बात देश के अंदर ये है कि क्या पूरे देश में सवर्णों के पास जमीन है क्या, जिस सवर्ण कहा जाता है? कानपुर के इलाके में चले जाइए, लोगों के पास कुर्मी बिरादरी के लोग सामंत हैं, सारे सामंत कुर्मी बिरादरी के लोग सीतापुर के आसपास है, कानपुर लखनऊ के आसपास है, हरदोई हो, सीतापुर, शाहजहांपुर, कानपुर। इस देश में सभी जातियों के राजा भी रहे हैं, वो भी बड़े में पड़े हुए, वो भी राजा तलाश रहे हैं अपने। कुशीनगर हम तो राजा को के नाम पर ठगे जा रहे हैं कि हम सामंत थे, ठाकुर भूमिहार। हाँ ठग। वो पिछड़ी और दलित जातियां भी राजा को ढूंढ करके परेशान हो रही है। हम अभी राजा ढूंढ लें भाई, उस राजा के नाम पर तो भूमिहार ठगा जा रहा है। वो सामंत था तो बड़ी जमीन होगी इनके पास। मैं गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, समय ले लिया, गड़बड़ हो गया, समापन टाइम था। जिस गांव में मैं गया, रुका भड़ल गांव में, 10,000 की आबादी का वो गांव है। हमारे मित्र नरेंद्र नाना बड़े किसान नेता है। मैं जाता हूँ तो 5-4 दिन रुकता हूँ। बड़ौद का गांव है भड़ल। मैंने उनसे पूछा, आप गांव में कितने 5 एकड़ वाले हैं? कहा मेरे गांव में 5 एकड़ वाले 5 से 7 होंगे अधिकतम। 10,000 आबादी गांव है, जाटों गांव है। 3 एकड़ वाले? कहा 10-12। और उसके बाकी 1 एकड़ 1.5 एकड़ वाले। कारण क्या है कि वहाँ पर जो है बलौद से 1 घंटे का रास्ता दिल्ली का है, नोएडा का आधा पौन घंटा का रास्ता है। ट्रेन जाती है और जो है वो बस जाती है, गाड़ी चले जाते हैं, वहाँ तक दिल्ली हो गया, NCR हो गया। वो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, खेती भी देखते हैं। तो क्या हमारे गाँव में देवरिया शुगर मिल में काम करके जा घर चले आते थे? हाँ। मिलवे बंद हो गया, अब कहाँ जाएंगे? गन्ना कोई विकल्प नहीं मिला, कोई विकल्प नगदी फसल कुछ हमारे पास है नहीं। गेहूं से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। थोके के भाव में 5 बीघा गेहूं बोएंगे, मौसम गड़बड़ है तो 1 लाख रुपए का होगा। 70,000 भर्ती जाएगा, 30,000 बचेगा। वो आपके राज साहब 60,000 खर्चा जोड़ दिया। और पेट्रोल, आधा मोटरसाइकिल के पेट्रोल के दाम, और गैसे के दाम, और बिजली के बिल के दाम, 3 गो दे बड़ी पैसा नहीं। आई गाँव में लोग जो बटे खेत के अंदर कौन तरह बिजली के बिल जमा कैल हो, तो सब कम से कटो। ये जमीनी सच्चाई हम सबको जानना चाहिए। हम सवर्ण हो तो हम भी राजा के नाम सामंत के नाम पर दिमाग में खराब हो जाए, आज जो नहीं है वो उसके द्वेष में वो भी राजा तलाशे, वो भी ठगा जाए। एक जमीनी परिस्थितियों को हम सबको ये देखना चाहिए। हम और अम्बेडकर साहब ने 10 मिनट में निकल जाएंगे। अम्बेडकर साहब और आज़ादी की लड़ाई और संविधान
तीन चीजों को मैं एक मिला के साथ कह दूं हाँ निकल कर कि हिंदुस्तान में पहली बार हम लास्ट है नागरिक अब तो निकलने का समय हो गया। और नागरिक अधिकार की लड़ाई जो हमारी चल रही है, कहाँ हमें जाना नागरिक है अधिकार लोगों मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा जो मतलब संविधान इससे में है, कितना जो मौलिक किलोमीटर अधिकार आगे? दिया है, वो नागरिक अधिकार है। महिलाओं को तो कोई हक ही नहीं को? है। 100 किलोमीटर। आधा मिनट में जब आप महिलाओं की बात कर लें, सीए कानून बना है, एनआरसी हो जाएगी जिस दिन मेरी पत्नी डिटेंशन कैंप में चली जाए। हमारी जमीन की मालिक बनी हुई है, इनके नाम से जमीन ही नहीं है। मान लीजिए जब कि कल आ जाए तो करे नहीं। अब मायके में जमीन ही नहीं दिया उस भैया, सोने को अभी आना तो अभी मीटिंग खत्म हो रही जा रही है। कि तुम अपने पिताजी की वारिस भी हो, न वहाँ रह सकते, न नागरिकता नहीं मिलेगा इनको। कहेंगे हुआ ना जो है कुछ लोग लड़कों को करके पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो कहे हमारा था ये नहीं है, ठीक है, यहाँ से निकलने आ रहे हैं। क्योंकि उनके पास जमीन ही नहीं था उनके नाम से। खतियान में 71 के पहले कोई नकलें नहीं मिली। नकले नहीं। तो महिलाओं को अभी भी जो कुछ भी बना दें, उनका हक नहीं मिला है। जो अम्बेडकर साहब इसकी बात बड़ी मजबूती से वकालत करते हैं, जो हिंदू धर्म के हिंदू कोड बिल बनाने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग को ठीक से समझना चाहिए। उनको दिक्कत ये हो गई कि दलितों ने कहा कि हमारे नेता है, हमने कहा ले जाओ, हम ले गए तो संकट हो गया। अब फांसीवादियों ने कहा अब हम लोग अपना लेते हैं इसको। हम ही लोग अपना, अब जो संकट आएगा वो अपना लेंगे तो खतरा हो जाएगा। आरएसएस कहते हैं जाति खत्म करो, तो उसका मतलब हिंदू हो जाओ तो मेरे पास आ जाओ, फासिस्ट हो जाओ। हम जब जाति खत्म करने की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं कि देश में समाजवाद आना चाहिए। तो हम समाजवाद की बात जिसको करते हैं, वो फासिज्म की बात करते हैं जाति उन्मूलन के लिए। अम्बेडकर साहब का वो भाषण है, जो किताब छपी, जो लाहौर में भाषण देने जाने वाले थे। भाषण जब उनको पसंद नहीं आया, कहा इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिए, तो उन्होंने मीटिंगें ख़त्म कर दिया। कहा मीटिंग ही पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि वो संशोधन नहीं करेंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे तो वही भी नहीं करेंगे, काम खत्म हो गया, न अपनी बात कहेंगे। तो उसकी किताब छपवा दिया, जो जाति उच्छेद उनका जो एलिमिनेशन ऑफ कास्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई ये कहे कि विलम्ब, देखिए उसमें सारी चीज़ मौजूद है। और जो बिल्कुल व्यापक दृश्य से जो देखता है, तो हमको वह चीज़ों को लेकर के देखना चाहिए कि उसके सारे पहलू को हम समझ सकें, तभी ठीक से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ सबको धन्यवाद। और बोलने का मौका आप नहीं दिए, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन